हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। तो आपका पाठ नंबर 4, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए प्रतिजन और प्रतिजन के विनाश के जो चरण थे 4, इनके बारे में बताया। इसके साथ मैंने प्रतिरक्षी के बारे में भी समझाया कि भाई प्रतिरक्षी जो होता है इसको संक्षिप्त में हम क्या कहते हैं? आईजी। क्या कहते हैं? आईजी। और इसका दूसरा नाम भी मैंने बताया था आईजी का, यानी इम्यूनोग्लोबिन, यानी प्रतिरक्षी जो होता है इसको इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। संक्षिप्त में क्या कह देते हैं? आईजी। और ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से क्या होती है? निर्मित होती है। इसके अलावा मैंने पैराटॉप के बारे में समझाया। आज एक नया टॉपिक आपका प्रारंभ कर रहे हैं, ध्यान देना, प्रतिरक्षी की संरचना। तो प्रश्न बनता है, प्रिय दोस्तों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, की प्रतिरक्षी की संरचना को समझाइए। प्रश्न नोट कर लेना, प्रतिरक्षी की संरचना को समझाइए, प्रतिरक्षियों की संरचना को समझाइए। कैसे भी प्रश्न नोट कर लेना, प्रतिरक्षी की संरचना को समझाइए। तो उत्तर लिख के हैंड आना, प्रतिरक्षी की संरचना। गौर देना, प्रतिरक्षी की संरचना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रतिरक्षी की संरचना। अब तक मैंने आपके लिए इसमें प्रतिजन के बारे में बताया था, अगला टॉपिक है इसमें प्रतिरक्षी की संरचना। तो ध्यान देना, समझना, नोट करना। प्रश्न बनता है, प्रतिरक्षी की संरचना को समझाइए, और उत्तर लिख के नोट कर लेना, प्रतिरक्षी की संरचना। तो देखिए, चलते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, कि प्रतिरक्षी का जो आकार होता है, ध्यान देना, प्रतिरक्षी का जो आकार होता है वो अंग्रेजी के बाई अक्षर जैसा होता है। ध्यान देना प्रिय दोस्तों, कि जो अपना अंग्रेजी वर्णमाला का जो बाई अक्षर होता है उस जैसा क्या होता है? इसका आकार होता है। तो ध्यान देना, लिखना, नोट करना इस पॉइंट को। लिखाता चल रहा हूं मैं आपके लिए कि प्रतिरक्षी जो अपना क्या होता है? प्रतिरक्षी होता है। ध्यान देना, प्रतिरक्षी का आकार, प्रतिरक्षी का आकार, प्रतिरक्षी का आकार यानी अंग्रेजी के बाई अक्षर जैसा होता है। यानी प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के, यानी जो अपनी अंग्रेजी वर्णमाला होती है ना, अंग्रेजी के बाई अक्षर जैसा होता है। ये बाई है ना अपनी, ये इस तरह बाई अक्षर जैसा होता है। यानी अपना प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के बाई अक्षर जैसा होता है। कैसा होता है? बाई अक्षर जैसा होता है। अंग्रेजी का जो अपना बाई अक्षर होता है ना, वो जैसा होता है। आई बात समझ में? आगे ध्यान रखना, ये 4 संरचनात्मक, कितनी? 4, ये 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है। यानी अपनी जो 4 संरचनात्मक इकाइयां होती हैं उनसे क्या होता है? मिलकर बना होता है। तो नोट करना, ये 4 संरचनात्मक इकाइयों से, यह 4, कितनी इकाइयां होती हैं इसमें? 4 होती हैं। यह 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। तो लिखना इस बात को, यह 4 संरचनात्मक, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, यह 4 संरचनात्मक, कितनी? 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इकाइयों से मिलकर बनी होती है, यानी 4 जो इकाइयां होती हैं, इकाइयों से मिलकर बनी होती है। आई बात समझ में? प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के बाई अक्षर जैसा होता है। यह 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर क्या होती है? बनी होती है। अब जो 4 संरचनात्मक इकाइयां होती हैं, समझना कि जो 4 संरचनात्मक इकाइयां हैं इसमें, उनमें से 2 कैसी होती हैं? भारी एवं बड़ी होती हैं। यानी जो इस 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है, इनमें से 2 कैसी होती हैं? बड़ी, और बड़ी हैं, और कैसी होती हैं? भारी होती हैं, जिन्हें हम H से प्रेजेंट करते हैं, हैवी। हैवी माने भारी, H से प्रेजेंट करते हैं। और 2 कैसी होती हैं? छोटी एवं कैसी होती हैं? हल्की। 2 कैसी होती हैं? छोटी एवं हल्की। और जो हल्की होती हैं उनको हम लाइट बोलते हैं, इसलिए इनको L से प्रेजेंट करते हैं। किससे? L से। भारी को H से, हैवी H, ठीक है ना, और लाइट माने हल्का, L से प्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ? तो कितनी संरचना इकाइयां होती हैं? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4, जिनमें से 2 कैसी होती हैं? भारी एवं बड़ी होती हैं, और 2 कैसी होती हैं? हल्की एवं छोटी होती हैं। कैसी होती हैं? हल्की एवं छोटी। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, इनमें लिखना, यानी इनमें 2 भारी व बड़ी कैसी होती हैं? 2 कैसी होती हैं? 2 भारी, इनमें, यानी इनमें 2 भारी, नोट करना, इनमें 2 भारी कैसी होती हैं? 2 भारी होती हैं। तो इनमें
इनमें दो भारी व बड़ी कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। दो भारी व बड़ी, यानी दो भारी व कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। कोष्टक में क्या लिख लेंगे? एच। ऐसे प्रेजेंट करते हैं। एवं दो हल्की, एवं दो कैसी होती हैं? हल्की व कैसी होती हैं? छोटी, जिनको किससे प्रेजेंट करते हैं? एल से। किससे करते हैं? एल से। आई बात समझ में? किससे प्रेजेंट करते हैं? एल से। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कैसी श्रृंखलाएं होती हैं? पॉलीपेप्टाइड, यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। पॉलीपेप्टाइड, आई बात समझ में? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कैसी होती हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। आई बात समझ में? ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, यानी दो कैसी होती हैं? भारी व बड़ी, और दो कैसी होती हैं? हल्की व छोटी, और छोटी को किससे प्रेजेंट कर रहे हैं? एल से। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। आई बात समझ? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। आई बात समझ में? अब इनमें से क्या होता है, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, कि एक भारी और एक हल्की परस्पर मिलकर क्या बनाती हैं? HL द्विलिख संरचना बनाती हैं। यानी एक L मिल जाता है, यानी भारी, और एक कैसे मिल जाती है? हल्की। और एक L और एक हल्की जो होती है, L और एक क्या होती है? H मतलब भारी हैवी, और L माने हल्की। तो एक भारी और एक हल्की श्रृंखला मिलकर क्या बनाती है? कि HL द्विलिख संरचना बनाती हैं। कैसी बनाती हैं? HL द्विलिख संरचना। आई बात समझ में? और दो HL द्विलिख संरचनाएं क्या बना देती हैं? एक प्रतिरक्षी का निर्माण कर देती हैं। आई बात समझ में? ध्यान देना कि एक भारी व एक हल्की श्रृंखला मिलकर क्या बनाती हैं? HL द्विलिख बनाती हैं, डिमर बनाती हैं, और दो द्विलिख मिलकर क्या बनते हैं? एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। तो नोट करना इस बात को कि एक भारी, ध्यान देना, एक भारी व एक हल्की, आई बात समझ? एक भारी व एक हल्की श्रृंखला, यानी एक भारी, और भारी किससे प्रेजेंट करते हैं? H से करते हैं, आप जानते हैं। तो एक भारी व एक हल्की किससे प्रेजेंट करते हैं? L से। आई बात समझ? किससे प्रेजेंट करते हैं? L से। तो दो भारी व एक हल्की श्रृंखलाएं, यानी श्रृंखलाएं मिलकर, ध्यान देना, श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं? श्रृंखलाएं मिलकर, यानी एक HL द्विलिख का निर्माण करती हैं। श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं? यानी एक भारी व एक हल्की श्रृंखलाएं मिलकर, यानी क्या बनाती हैं? HL द्विलिख बनाती हैं, यानी HL द्विलिख बनाती हैं। भाई एक द्विलिख बनाती हैं। डिमर बोल देते हैं द्विलिख को, क्या बोल देते हैं? डिमर। कोष्टक में लिखना HL डिमर, क्या बोल देते हैं इसको? डिमर बोल देते हैं। आइए साहब, DIMER, यानी डिमर, DIMER, डिमर बनाती हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि भाई एक H और एक L, भाई एक H है और एक क्या है? L है। आई बात समझ? एक H है और एक क्या है? L, यानी एक भारी और एक कैसी? हल्की, दोनों मिलकर क्या बना देती हैं? HL द्विलिख बनाती हैं। आई बात समझ में? और दो जो द्विलिख मिलकर, यानी दो द्विलिख का मतलब हो गया दो कैसे बनेंगे? भाई एक में तो क्या है? एक H है और एक L है, और दूसरे में भी क्या होगा? दूसरे द्विलिख में भी एक H है और एक L है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? एक प्रतिरक्षी का निर्माण करेंगे, नहीं करेंगे? समझना, ऐसे समझना भाई। पहले द्विलिख में क्या है? H और L, H और L मिलकर क्या बना रहे हैं? HL द्विलिख बना रहे हैं। ठीक है ना? समझने के लिए समझ लेना, इसको नोट मत करना, समझ लो इसको। एक H और एक L है, क्या बना रहे हैं? HL द्विलिख बना रहे हैं। अब माना ये कितने हो जाएं? दो हो जाएं, ऐसे कितने हो जाएं? दो, जैसे HL प्लस HL, तो बराबर किसका निर्माण कर देंगे? प्रतिरक्षी का निर्माण कर देंगे। आई बात समझ में? भाई एक भारी और एक हल्की मिलकर क्या बना रही हैं? HL द्विलिख बना रही हैं, HL डिमर बना रही हैं, और एक HL प्लस एक HL क्या बना देती हैं? प्रतिरक्षी। क्योंकि आप जानते हैं एक प्रतिरक्षी की संरचना में क्या होते हैं? दो H होते हैं और दो क्या होते हैं? L होते हैं नहीं होते हैं? क्यों? दो भारी श्रृंखलाएं होती हैं और दो कैसी होती हैं? हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। और भारी श्रृंखलाएं जो होती हैं उनको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? प्रिय छात्र छात्राओं, उनको हम H से, और हल्की श्रृंखलाएं जो होती हैं उनको हम L से प्रेजेंट करते हैं। तो वही बात नोट करना कि एक भारी व एक हल्की श्रृंखलाएं मिलकर HL द्विलिख यानी HL डिमर बनाती हैं, और दो द्विलिख मिलकर
यानी जो दो द्विलिख मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। तो इस बात को नोट कर लेना, दो द्विलिख मिलकर, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात, दो द्विलिख मिलकर क्या करते हैं, दो द्विलिख मिलकर प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षी का, यानी दो द्विलिख मिलकर प्रतिरक्षी का, किसका, प्रतिरक्षी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, लिखना इसको, निर्माण करते हैं, नोट कर लेना इस बात को। और जो निर्माण कर रहे हैं ना आपस में, तो ये आपस में किसी से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जो आपस में क्या होते हैं, डाई सल्फाइड बंध द्वारा परस्पर क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। यानी जो दो द्विलिख मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण कर रहे हैं, ये आपस में, यानी ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में, यानी जो अपना क्या होता है, डाई सल्फाइड बंध होता है, SS, ठीक है ना, डाई सल्फाइड बंध होता है, उससे परस्पर क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। तो देखिए, लिख लें इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आपस में, यानी जो आपस में डाई सल्फाइड बंध द्वारा, जो आपस में डाई सल्फाइड बंध द्वारा, कौन से बंध द्वारा, डाई सल्फाइड बंध द्वारा, यानी बॉन्ड है कौन सा, डाई सल्फाइड बंध द्वारा परस्पर संयोजित होते हैं। जो आपस में डाई सल्फाइड बंध द्वारा परस्पर संयोजित होते हैं, यानी जो बंध होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, पढ़ा होगा आपने, परस्पर संयोजित होते हैं, बंध द्वारा परस्पर संयोजित होते हैं। यानी बंध कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। जब एक एक का साझा होता है तो एकल बंध, जब दो दो का साझा होता है, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन परस्पर क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो द्विबंध, और जब तीन तीन का साझा होता है उसे क्या बोलते हैं, त्रिबंध के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। तो प्रिय छात्राओं, ध्यान देना कि दो द्विलिख मिलकर एक प्रतिरक्षी का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, और जो आपस में क्या होते हैं, डाई सल्फाइड से क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। आई बात समझ में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि जो प्रत्येक भारी श्रृंखला जो होती है, प्रत्येक जो क्या होती है, भारी श्रृंखला जो होती है, वो 440 एमिनो अम्लों से बनी होती है। कितने से, 440 एमिनो अम्लों से। यानी जो भारी श्रृंखला होती है वो 440 एमिनो अम्लों से बनी होती है, और जो हल्की श्रृंखला होती है 220 एमिनो अम्लों से बनी होती है। ध्यान देना, यानी जो बड़ी श्रृंखला है, भारी है, वो तो 440 एमिनो अम्लों से बनी रहती है, और जो हल्की श्रृंखला है, कैसी है, हल्की जो श्रृंखला है वो कितने से, 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। कितने से बनी होती है, 220। तो इस पॉइंट को नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अपना ये। ध्यान देना कि भारी श्रृंखला 440 एमिनो अम्लों से, तो नोट करना इस बात को कि भारी श्रृंखला जो अपनी कौन सी होती है, भारी श्रृंखला होती है, भारी श्रृंखला 440। कितने प्रिय छात्राओं, 440। ध्यान देना कि भारी श्रृंखला 440 एमिनो अम्लों से, अमीनो अम्ल बोल देते हैं, एमिनो अम्लों से, एमिनो अम्लों से, एमिनो भी बोल देते हैं, अमीनो अम्लों से, एवं हल्की श्रृंखला, एवं कौन सी होती है, जो अपनी हल्की श्रृंखला होती है, हल्की श्रृंखला 220। कितने प्रिय छात्राओं, 220 एमिनो अम्लों से, एमिनो, यानी ध्यान देना, भारी श्रृंखला 440 एमिनो अम्लों से एवं हल्की जो श्रृंखला होती है 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। आई बात समझ, से मिलकर बनी होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। आगे चलते हैं, ध्यान देना, नोट करना। आगे इसमें बताया गया है कि जो भारी श्रृंखला जो है, और अपनी क्या है, भारी जो श्रृंखला होती है, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती हैं। आ रही है बात समझ में कि जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं उन पर कौन सी जुड़ा रहता है, कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती हैं। कौन जुड़ी रहती हैं, कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला।
आई बात समझ में कि जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं उन पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। आई समय और प्रत्येक हल्की व भारी श्रृंखला को दो भागों में विभक्त होती हैं, यानी प्रत्येक जो भारी एवं हल्की श्रृंखलाएं होती हैं वो दो भागों में क्या होती हैं, विभक्त होती हैं। एक तो अस्थिर भाग होता है और एक कौन सा होता है, स्थिर भाग होता है, अस्थिर और स्थिर। ठीक है ना, तो नोट करना दोनों पॉइंटों को, यानी ध्यान देना, समझना कि भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर, किस पर, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर, आ रही बात से, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर क्या जुड़ा रहता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या जुड़ा रहता है, कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती है। कौन जुड़ी रहती है, कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी हुई होती है या जुड़ी होती है। आई बात समझ में, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला क्या होती है, जुड़ी होती है। आई बात समझ में, जुड़ी होती है। और ध्यान रखना, मैंने अभी बताया कि प्रत्येक जो ये श्रृंखलाएं होती हैं, यानी जो प्रत्येक अपनी श्रृंखलाएं होती हैं, चाहे अपनी कैसी है, हल्की है चाहे भारी, दो भागों में विभक्त होती हैं। आई बात समझे, अस्थिर और स्थिर भाग। तो नोट करना इसको, प्रत्येक भारी जो श्रृंखला होती है, प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला, प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला कितने भागों में, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में विभक्त होती है। हल्की श्रृंखला दो भागों में, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, दो भागों में विभक्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रिय छात्राओं, दो भागों में विभक्त होती है। तो मैंने आपको बता रहा हूँ आपको प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में, और प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में आपको बता दिया कि प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला जो होती है कितने भागों में, दो भागों में क्या होती है, विभक्त होती है। एक होता है अस्थिर भाग और एक होता है स्थिर भाग। यानी एक कौन सा होता है, अस्थिर भाग, और एक कौन सा होता है, स्थिर भाग। तो ध्यान देना, अस्थिर भाग के बारे में समझना। नंबर 1 नोट कर लेना, अस्थिर भाग। क्या, अस्थिर भाग समझना, अस्थिर भाग। और दूसरा कौन सा होता है इसका, दूसरा होता है इसका स्थिर भाग। कौन सा होता है प्रिय छात्राओं, स्थिर भाग। समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो एक तो हो गया अपना अस्थिर भाग और एक कौन सा हो गया, स्थिर भाग। आई बात समझ में। अब अस्थिर जो भाग है, ध्यान देना, इसका कौन सा भाग होता है, अस्थिर भाग होता है। ये भाग क्या करता है, अस्थिर भाग जो होता है ये प्रतिजन से क्रिया करता है। क्या करता है, किससे क्रिया करता है, प्रतिजन से। ठीक है ना। तो देखिए प्रिय छात्राओं, इसको पहले लिखना, फिर इसका चित्र बनाएंगे हम। पहले इनको पूरा कंप्लीट लिखा देते हैं, फिर इसका ये डायग्राम भी है प्रतिरक्षी का, वो बाद में आपको बनाएंगे। तो देखिए अस्थिर भाग, अस्थिर भाग में लिखना, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, यह भाग क्या होता है, यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है। तो नोट करना, यह भाग प्रतिजन से, किससे प्रिय छात्राओं, प्रतिजन से। यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है। यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है। जो अपना प्रतिजन होता है ना, उससे क्या करता है, क्रिया करता है। नहीं, यह भाग प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है। तथा श्रृंखला के NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। जो अपनी श्रृंखला होती है ना, उसके NH2 अंश होता है ना, तथा श्रृंखला के NH2 जो अंश होता है उसकी तरफ क्या होता है, पाया जाता है। तो नोट कर लेना, तथा श्रृंखला के जो अपनी सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, तथा श्रृंखला के NH2 अंश की तरफ, कौन से अंश की तरफ, NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। आई बात समझ में। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है तथा श्रृंखला के NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। यानी जो NH2 अंश होता है ना, उसकी तरफ पाया जाता है। चित्र बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। इसे हम FAB भाग भी कहते हैं। क्या कह देते हैं प्रिय छात्राओं से, FAB। इसे FAB भाग भी कहते हैं, यानी FAB भाग भी कहते हैं। आई बात समझ में। क्या कह देते हैं इसको, FAB भाग।
ठीक है ना, इसे एफ ए बी भाग भी कहते हैं। आई बात समझे। नंबर दूसरा जो है प्रिय छात्राओं, नंबर दूसरा है अपना स्थिर भाग। कौन सा है? स्थिर भाग। तो समझना, स्थिर भाग में, स्थिर भाग हेडिंग डाल के और नोट करना, लिखना, समझना कि जो स्थिर भाग होता है ना, ये श्रृंखला के, यानी ये भाग श्रृंखला के COOH अंश की तरफ होता है। यानी ये जो भाग होता है श्रृंखला के COOH जो होता है, कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है उसकी तरफ होता है COOH, ठीक है ना। और इसे हम FC भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय छात्राओं? FC भाग भी कहते हैं इसे, यानी हम FC भाग भी कह देते हैं। उसको क्या कह रहे हैं हम? अस्थिर भाग को, अस्थिर भाग को तो हम AB भाग कह रहे हैं। कौन सा कह रहे हैं? AB भाग। और जो स्थिर भाग जो होता है उसको हम क्या कह रहे हैं प्रिय छात्राओं? ये श्रृंखला COOH अंश की तरफ होता है और इसे हम क्या कहते हैं? FC भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? FC। तो नोट कर लेना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि यह भाग, ध्यान देना, यह भाग श्रृंखला के, यह भाग श्रृंखला के COOH किसकी तरफ? COOH अंश की तरफ पाया जाता है। यानी यह भाग श्रृंखला के COOH अंश की तरफ होता है, अंश की तरफ होता है, अंश की तरफ होता है। इसे FC भाग कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय छात्राओं? इसे FC भाग कहते हैं। यानी यह भाग श्रृंखला के COOH जो अंश होता है, जिसको हम क्या कार्बोक्सिलिक समूह भी कह देते हैं। आप पढ़ेंगे इसमें नामकरणों में, आगे जब केमिस्ट्री चलेगी उसमें, तो यह भाग श्रृंखला के COOH अंश की तरफ होता है। तो देखिए प्रिय छात्राओं, ये भाग चल रहा था अपना स्थिर भाग, और यह भाग जो होता है श्रृंखला के COOH अंश की तरफ होता है। किधर होता है? COOH अंश की तरफ होता है। आई बात समझ में। और मैंने इसमें बताया कि इसे FC भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय छात्राओं? FC भाग कहते हैं। तो नोट कर लेना इस बात को, इसे FC क्या कह देते हैं प्रिय छात्राओं? FC, इसे FC भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे FC भाग भी कहते हैं। मैंने बताया था कितने भाग होते हैं इसके? 2 भाग होते हैं, एक तो होता है स्थिर और दूसरा कौन सा होता है? अस्थिर। तो देखिए पहले मैंने आपके लिए समझाया था, गौर देना इसमें, अस्थिर भाग, और बताया था यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है तथा श्रृंखला के NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। और दूसरा में इसे हम FAB भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे FAB भाग कहते हैं। और दूसरा स्थिर भाग, यह भाग श्रृंखला के COOH अंश की तरफ होता है और इसे हम FC भाग भी कहते हैं। आई बात समझ में। और ध्यान देना कि अधिकतर जो प्रतिरक्षियों के जो बाई स्वरूप में, यानी जो अधिकतर क्या होते हैं अपने प्रतिरक्षी होते हैं, और जहां से बाई स्वरूप का क्या होता है? उद्गम होता है। इसे वाई है, तो बाई का उद्गम क्या है? ये रहा, बाई का उद्गम ये है कि नहीं है? तो बाई के उद्गम जो स्थल होते हैं वो कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। यानी अधिकतर प्रतिरक्षियों के बाई स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, जो कब्जे या हिंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कब्जे या हिंज कहलाते हैं। तो इस बात को नोट कर लेना, इसके नीचे ध्यान देना, समझना कि अधिकतर प्रतिरक्षियों के, समझना, इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके नोट कर लेना आप, यानी पैराग्राफ चेंज करके नोट करना है इसको, कि अधिकतर प्रतिरक्षियों, जो अधिकतर क्या होते हैं? प्रतिरक्षी होते हैं। अधिकतर प्रतिरक्षियों के ध्यान देना, अधिकतर प्रतिरक्षियों के बाई स्वरूप में, कौन से स्वरूप में? बाई, ये बाई हो गई, बाई स्वरूप में, यानी अधिकतर, समझना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना, अधिकतर प्रतिरक्षियों के बाई स्वरूप में दोनों भुजाओं के, बाई स्वरूप में दोनों भुजाओं के, आई बात समझ में, दोनों भुजाओं के, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, अधिकतर प्रतिरक्षियों के बाई स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल जो होते हैं, यानी जहां से उनकी क्या हो रही है? उत्पत्ति हो रही है। उद्गम स्थल कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। उद्गम स्थल लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? लचीले। ध्यान देना, कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। आई भाषा में लचीले होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हिंज या कब्जे कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय छात्राओं? जिन्हें हम हिंज या कब्जे कहते हैं। आई बात समझ में? जो क्या कहलाते हैं? लचीले होते हैं, जो कब्जे या हिंज कहलाते हैं, जो कब्जे
या हिंज क्या कहलाते हैं प्रिय छात्राओं? हिंज कहलाते हैं। जो कब्जे या क्या कहलाते हैं? हिंज कहलाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात समझना, जो क्या कहलाते हैं? हिंज या कब्जे कहलाते हैं। आई बात समझ में? जो हिंज या क्या कहलाते हैं? कब्जे कहलाते हैं। समझना कि जो बाई होती है, जहां से बाई, जैसे ये बाई है, अंग्रेजी वर्णमाला की बाई जैसा होता है तो बाई है, तो बाई का ये क्या है? उद्गम स्थल हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से जो ये उद्गम स्थल है कैसा होता है? लचीला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिंज या कब्जे के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? ये समझना कि हिंज या कब्जे ये बात हो गई। जैसे माना आपके घर के खिड़की दरवाजे हैं, तो खिड़की दरवाजे किस पर घूम रहे हैं? कब्जों पर ही तो घूम रहे हैं। इस तरह ही तो आप उनको खिड़की दरवाजे को आप इस तरह मूवमेंट करते हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उनको खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए? उनके खोलते हैं, बंद करते हैं, तो ये क्या हो गए? उनके ये हो गए, उनके क्या हो गए? कब्जों पर ही तो घूम रहे हैं वो, यानी मूवमेंट किस पर कर रहे हैं? कब्जों पर। कब्जे बोलते हैं उनको, कब्जे। जैसे आपने दरवाजा, आपके मकान की खिड़कियां हैं, वो क्या होती हैं? मूवमेंट करती हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर घूम रही हैं, तो किसकी सहायता से घूमती हैं वो यानी कब्जे की सहायता। ऐसे ही ये स्थल जो होते हैं लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। और लचीले जो होते हैं तो दोनों बजाय उद्गम स्थल कैसे होते हैं? लचीले, वो कब्जे या हिंज कहलाते हैं। और लचीले होने के कारण जो हिंज होते हैं प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े जो अणु होते हैं उसमें समाहित करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। आगे लचीले होने के कारण हिंज जो होते हैं, यानी लचीले होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के जो अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु समाहित कर क्या करते हैं? अभिक्रिया करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। आई बात समझ में? समझना कि जो कैसे होते हैं? मूवमेंट करते हैं, तो इनके पास से होकर कोई जो क्या जाता है? प्रतिरक्षी जाता है, प्रतिजन जाता है, सॉरी क्या जाता है? प्रतिजन जाता है, तो उसको अपने आप में क्या कर लेते हैं? समाहित कर लेते हैं। आई बात समझ? अपने में क्या कर लेते हैं? समाहित कर लेते हैं। तो नोट करना इस बात को, ध्यान देना, समझना, लिखना। लचीले होने के कारण, लचीले होने के कारण, लचीले होने के कारण, लचीले होने के कारण हिंज क्या करते हैं? प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु समाहित कर अभिक्रिया में सहायता करते हैं। लचीले होने के कारण हिंज जो होते हैं प्रतिजन के छोटे बड़े अणुओं को समाहित कर अभिक्रिया करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। आई बात समझ? लचीले होने के कारण, लचीले होने के कारण हिंज, लचीले होने के कारण हिंज प्रतिजन के, हिंज प्रतिजन के छोटे बड़े, छोटे एवं क्या है? बड़े अणुओं को समाहित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अणुओं को समाहित कर लेते हैं, छोटे बड़े अणुओं को समाहित कर लेते हैं। ध्यान देना, समझना। जो यानी लचीले होने के कारण हिंज जो होते हैं प्रतिजन के छोटे बड़े अणुओं को क्या कर लेते हैं? समाहित कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। यानी जो प्रतिरक्षी होते हैं ना, तो प्रतिरक्षी क्या करते हैं? जो प्रतिजन के छोटे बड़े अणु होते हैं लचीले, उनको क्या कर लेते हैं? उनको यानी अपने में समाहित कर लेते हैं। ऐसा समाहित कर लेते हैं। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात। प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो समझना। प्रतिरक्षी का जो आकार होता है अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसा होता है। कैसा होता है? अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसा होता है। यह 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या होती हैं? 2 बड़ी एवं 2 कैसी होती हैं? भारी क्या होती हैं? 2 बड़ी एवं भारी एवं 2 हल्की व छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। जो भारी होती हैं उनको H से, हल्की होती हैं उनको L से। आई बात समझ में? L से। आई बात समझ में? एक भारी और एक हल्की मिलकर श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं? HL द्विलिख बनाती हैं। और 2 द्विलिख मिलकर प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। यानी 2 द्विलिख जो होते हैं वो परस्पर मिलकर क्या करते हैं? प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, जो आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा क्या होते हैं? संयोजित होते हैं। और जो भारी श्रृंखला जो होती है वो 440 एमिनो अम्लों से, और हल्की श्रृंखला जो होती है वो 220 एमिनो अम्लों से क्या होती है? मिलकर बनी होती है। आई बात समझ में? इसके बाद जो भारी श्रृंखला जो होती है, भारी पॉलीपेप्टाइड जो
होती है श्रृंखला पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती है और प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 अस्थिर भाग और दूसरा स्थिर भाग। अस्थिर भाग यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है श्रृंखला के NH2 अंश की तरफ पाया जाता है, इसे हम FAB भाग कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? स्थिर भाग। यह भाग श्रृंखला के COO अंश की तरफ होता है, इसे FC भाग भी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखना कि अधिकतर प्रतिरक्षियों के जो बाह्य स्वरूप में जो दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल हैं वो कैसे होते हैं? लचीले होते हैं, जो कब्ज या हिंज कहलाते हैं। और लचीले होने के कारण हिंज प्रतिजन के छोटे बड़े अणुओं को क्या कर लेते हैं? समाहित कर लेते हैं। आई बात समझ में? हिंज या कब्जे के नाम से जाने जाते हैं। अब है प्रिय छात्रा उसका एक चित्र, तो चित्र के द्वारा मैं आपको इसको भी समझाता हूं। तो देखना इसका चित्र प्रिय छात्र एवं छात्रा। तो देखिए प्रिय छात्राओं, ये है आपकी प्रतिरक्षी की संरचना। क्या है प्रतिरक्षी की संरचना? तो देखिए बाह्य आकार है कि नहीं है? बाह्य आकार हो गया, ठीक है ना। इसको अपनी फिर कॉपी है, नोटबुक है जिसमें आप इन प्रश्नोत्तरों को लिख रहे हैं, उसमें चित्र को बना लेना। किताब में भी बहुत अच्छी तरह से चित्र दे रखा है, ठीक है ना। इसको बना लेना, आप समझना। तो ध्यान देना कि अंग्रेजी का कैसा है? बाह्य अक्षर जैसा है। आई बात समझ में? कितनी इकाइयां पाई जाती हैं? 4 संरचना इकाइयों से मिलकर बना होता है। 1 2 3 और 4। ये कौन श्रृंखला हो गई? हल्की। ये कौन सी हो गई? भारी। ये कौन सी हो गई? भारी। ये कौन सी हो गई? हल्की। तो कितनी है? 2 हल्की हैं और 2 कैसी हैं? भारी। 2 हल्की हैं और 2 कैसी हैं? भारी। हल्की जो होती है उसको L से, भारी है उसको H से प्रेजेंट करते हैं। आई बात समझे? तो ध्यान देना, प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी की बाह्य अक्षर जैसा होता है। 4 संरचना इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इनमें 2 भारी और बड़ी और 2 हल्की और छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं और 1 भारी व 1 हल्की मिलकर द्विलिख बनाती हैं और 2 द्विलिख मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, जो आपस में किसके द्वारा वो होते हैं? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। देखिए S और S डाइसल्फाइड है कि नहीं है? डाई मतलब 2 S डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। यहाँ पर देखिए S और S आपस में क्या है? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा क्या होती हैं? संयोजित होती हैं। और प्रत्येक भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला से जुड़ी होती है और प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला 2 भागों में क्या होती है? विभक्त होती हैं। जो भारी श्रृंखलाएं होती हैं वो 440 एमिनो अम्लों से और जो हल्की श्रृंखलाएं होती हैं वो 220 एमिनो अम्लों से क्या होती हैं? बनी हुई होती हैं। तो कितने भागों में विभाजित होती हैं? 2। ऊपर का भाग कौन सा होता है? अस्थिर। यानी अस्थिर का मतलब है ये गति नहीं, यानी क्या करता है? यानी ये मूवमेंट कर लेता है। अस्थिर यानी स्थिर नहीं है, मूवमेंट कर लेता है, गति कर लेता है। और स्थिर ये भाग क्या नहीं करते हैं? ये जो भाग होते हैं ये गति नहीं करते हैं, यानी गतिहीन होते हैं। इनमें कोई प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता, यानी कोई प्रकार की गति नहीं पाई जाती है। आई बात समझे? तो कितने भाग हो गए आपके? 2। अस्थिर और स्थिर। अस्थिर और स्थिर। अस्थिर भाग जो होता है ये क्या होता है? आपस में क्या कर लेता है? मूवमेंट कर लेता है, गति कर लेता है, ठीक है ना। और जो अस्थिर भाग होता है ये NH2 अंश की तरफ होता है। जो प्रतिजन क्रिया स्थल होते हैं NH2 अंश है कि नहीं है? तो ये अस्थिर भाग क्या है? NH2 अंश की तरफ होता है और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम FAB भाग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इसे FAB भाग के नाम से जानते हैं। और जो स्थिर भाग होता है ये COOH अंश की तरफ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हम FC भाग के नाम से जानते हैं। किससे? FC। इसको हम FC भाग के नाम जानते हैं और इसको हम FAB भाग भी कह देते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा ध्यान देना, मैंने बताया था कि अधिकतर जो क्या होते हैं प्रतिरक्षियों के जो उद्गम स्थल होते हैं, ये उद्गम स्थल है, ये कैसे होते हैं? लचीले होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? देखिए हिंज या कब्जे के नाम से जानते हैं। और हिंज और कब्जे क्या करते हैं? सुनिए कि माना ये स्थिर भाग है, मूवमेंट कर लेता है। माना इसके पास से, माना ये प्रतिजन है, जो मेरे हाथ में चौक है इसको आप प्रतिजन मान लो, ये कोई प्रतिजन और इसके पास से होकर जा रहा है, तो ये स्थिर भाग क्या करते हैं? आपस में गति करते हैं। क्या कर लेते हैं? गति। तो इनसे पास से कोई प्रतिजन जा रहा है तो उसको क्या कर लेते हैं? अपने आप में समाहित कर लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। आई बात, क्योंकि लचीले होते हैं और लचीले होने की वजह से क्या करते हैं? छोटे बड़े अणुओं को अपने आप में क्या कर लेते हैं? समाहित कर लेते हैं। तो यह है आपका प्रतिरक्षी की संरचना। तो चित्र को बनाना, प्रतिरक्षी संरचना बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आई होगी। बहुत महत्वपूर्ण संरचना आपकी मैंने बताई। तो देखिए अब बाह्य आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? बाह्य आकार का होता है। 4 संरचना इकाइयों से मिलकर बना होता है। 2 भारी और कैसी होती हैं? बड़ी, और 2 कैसी होती हैं? छोटी और हल्की, आपस में डाइसल्फाइड द्वारा जुड़ी रहती हैं और जिनमें भारी 440 एमिनो अम्लों से, हल्की 220 एमिनो अम्लों से। आई बात समझ में? इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी
कि ये डाइसल्फाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं, संयोजित होते हैं, और एक H और एक L मिलकर क्या बनाते हैं, एक HL द्विलिक डिमर बनाते हैं, और दो HL यानी दो HL द्विलिक होते हैं मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण कर देते हैं। और दो भाग हो गए स्थिर और अस्थिर। आई बात समझ में। स्थिर भाग जो होता है ये क्या होता है, COO अंश की तरफ होता है, और जो दूसरा अस्थिर भाग होता है NH2 अंश की तरफ होता है, जिनको हम प्रतिजन क्रिया स्थल के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम अस्थिर भाग जो होता है इसको हम यानी AB के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका था प्रतिरक्षी की संरचना। आई बात समझ में प्रिय छात्र छात्राओं। अगला जो टॉपिक है इसमें प्रतिरक्षियों के प्रकार। कौन सा है, प्रतिरक्षियों के प्रकार। तो उसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे, प्रतिरक्षियों के प्रकार। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, इसको नोटबुक में नोट करना, और इस जो डायग्राम है, चित्र है, इसको बना लेना, क्योंकि इसमें से बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं कि भारी श्रृंखला कितने एमिनो से बनी होती है, 440, हल्की 220, कैसा आकार होता है अंग्रेजी के वाई आकार का, कितने भाग होते हैं, स्थिर और अस्थिर, और हिंज क्षेत्र किससे कहते हैं, उद्भव या लचीले स्थानों को हम हिंज या कब्जे के नाम से जानते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था इस पार्ट से एक एक नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, तो बड़ा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन एक एक प्रश्न के लिए इस पार्ट की हर लाइन आपको याद होनी चाहिए। तो इसी के साथ अगला टॉपिक जो है आपका प्रतिरक्षियों के प्रकार, तो नेक्स्ट अगली क्लास में। तो थैंक्स, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक्स, ओके, सुप्रभात।